चलिए, तो आज जिस प्रकार से हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, आज उसका सेकंड चैप्टर जो कि प्राकृतिक संसाधन में ही हम लोग पढ़े थे। प्राकृतिक संसाधन में प्रथम चैप्टर जो पढ़ लिए थे, संसाधन विकास और उसके उपयोग के बारे में। संसाधन विकास और उसके उपयोग के बारे में जो है हम लोग विस्तार से पढ़े थे, और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में हो गया। तो चलते हैं आज इसका, यहाँ जो है प्राकृतिक संसाधन का दूसरा जो पार्ट है, इसी में ये मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और एकदम यूनिक चैप्टर है। यहाँ पर दिया गया है भूमि और मृदा संसाधन। भूमि और मृदा संसाधन के बारे में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, एकदम नया ढंग से पढ़ेंगे, और इसका निचोड़ जो है एकदम निचोड़ इसका निकालेंगे, और पूरा चैप्टर को बारीकी से सही से पढ़ेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, और आप जो है पूरा वीडियो को देखिए। आपको अच्छा लगे तो आप साथ साथ नोट्स भी तैयार अपना करिए। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट डे जो बताए थे, सबसे पहले तो भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी का भी विशेष रूप से बताए थे। ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल भूगोल किसे कहते हैं, ज्योग्राफी शब्द कितने शब्द से मिलकर बने हैं। यह पहला चैप्टर में भूगोल का बेसिक चीज बताया गया है। जो पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसमें थोड़ा सा बेसिक चीज हुआ। अब दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। दूसरा चैप्टर है भूमि और मृदा संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है प्राकृतिक संसाधन के ही है ना, आप देख सकते हैं कि भारत में प्राकृतिक संसाधन जो है, सबसे पहला संसाधन है संसाधन विकास और उसके उपयोग। ठीक है, तो उनके जो उपयोग है ये चैप्टर जो है हो गया है। और देखिए, यह भूमि और मृदा संसाधन यह जो है अभी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है। और उसके बाद क्या है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन में हम लोग का 6 जो है 6 पार्ट में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन 6 पार्ट में क्या किया गया है, बांटा गया है। आप बारीकी से इसको देखिए, समझ में आना गारंटी है। चलिए, तो सबसे पहले पहला मुद्दा क्या है, पहला मुद्दा है कि प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स जो है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अब क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्राकृतिक में पाए जाने वाले, प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटना। प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटना। अब जैविक कौन सा घटना है, तो जैविक जिसका ऐसा संसाधन जिसका सजीवों से नाता हो, है ना। जैविक मतलब हो गया सजीव, और अजैविक मतलब क्या हो गया, निर्जीव। यानी सजीव चीज या निर्जीव चीज की घटना का प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मानव अपने फायदे के लिए जो भी चीज का उपयोग करता है वह संसाधन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, जैविक और अजैविक घटना, जैविक और अजैविक घटना जो है दिया गया है। तो जैविक और अजैविक घटना जिनका प्रयोग जो है मानव अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो याद हो जाना चाहिए, प्राकृतिक में पाए जाने वाले, प्राकृतिक समझे, प्राकृतिक में
वहां पर हम पहला चैप्टर में पढ़ाए थे कि संसाधन जो है मुख्य रूप से दो ही संसाधन था, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। तो इसमें से ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा मिला गया है, ठीक है, उसे प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स जो है। तो यहाँ पर प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटना है ना, जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। चलिए, प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखे हैं, ये समझने लायक लाइन। कह रहा है क्या? यह प्रकृति के देन है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व है, जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व है, तब तक मानव का भी अस्तित्व है। इसके बारे में समझिए, है ना। क्या कर रहा है? यह प्राकृतिक संसाधन की देन है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है, तब तक ही मानव का अस्तित्व है ना। प्राकृतिक संसाधन खत्म, मानव भी क्या हो गया? खत्म। प्राकृतिक संसाधन है तो मानव है ना। प्राकृतिक संसाधन नहीं तो मानव भी नहीं। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं? जैसे हवा प्राकृतिक संसाधन हो गया, पानी प्राकृतिक संसाधन हो गया, ये सब जो प्राकृतिक, धूप प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन जो है, तो जब तक है तब तक मानव है। समझिए कि नहीं? जब तक है तब तक मानव है, नहीं तो मानव भी नहीं। क्लियर? चलिए अब देखिए क्या है। कह रहा है कि क्योंकि ये सब संसाधन हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, ये सब संसाधन हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है ना, इसीलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन या अर्थ रिसोर्स भी कहा जाता है। अर्थ रिसोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये लाइन तो आप याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मृदा के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से चैप्टर में मृदा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मृदा के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह जो है क्या है ना। मृदा का मतलब आप जानिए कि मिट्टी होता है। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है ना क्या लिखा है कि मृदा किसे कहते हैं, यानी मिट्टी जो है किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे माध्यम जो है बारीकी कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित होते हैं, है ना। और वही कणों को क्या कहते हैं, है ना, मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? वही कण को क्या कहते हैं? मृदा। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे माध्यम और बारीकी कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित, है ना, कणों को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है तथा खनिज इत्यादि जो है, ये सब मृदा संसाधन का क्या है? उदाहरण है। मृदा जीव के आधार पर माना जाता है। मृदा जो है किसके आधार पर माना जाता है? तो जीवों के आधार पर जो है मृदा माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट लाइन है। तरह की भारत का, है ना, भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में तो याद रखिएगा कि पर्वतीय मिट्टी जो है ना, पर्वतीय क्षेत्र जो है वह 30% है, पठार क्षेत्र जो है वो 27% है, और मैदानी क्षेत्र जो है वो 43% है। अब पठार क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताते हैं ये क्या है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र मतलब होता है बड़ा पहाड़। पर्वतीय क्षेत्र मतलब होता है बड़ा पहाड़ जो होता है पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 30% है। ठीक है, उसके बाद जो है पठार क्षेत्र, तो पठार क्षेत्र
छोटा पहाड़। पठार क्षेत्र का मतलब होता है छोटा पहाड़। अब पठार क्षेत्र आपका कितना परसेंट है, तो मात्र 27% है। उसके बाद जो है मैदानीय क्षेत्र है ना, मैदानीय क्षेत्र कितना परसेंट आपका है, तो 43% जो है मैदानीय क्षेत्र आपका है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद सबसे पहले समझिए पठार क्षेत्र जो है किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि पठार क्षेत्र जो है, पठार क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि आसपास के सबसे ऊपरी भाग को, आसपास के सबसे ऊपरी भाग को है ना पठार कहते हैं, है ना। अब पठार सपाट होते हैं, सपाट का मतलब होता है बराबर, है ना। पठार कैसा होता है, पठार सपाट होता है। पठार बताइए बड़ा होता है कि पठार छोटा होता है, तो कहिएगा कि पठार जो सर, पठार क्या होता है, पठार छोटा होता है। पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है ना। पर्वतीय क्षेत्र है ना, हिमालय, हिमालय क्या है, हिमालय जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र बड़ा पहाड़ हुआ। ठीक है, यानी कि पठार जो होता है वो सपाट होता है। पठार क्या होता है, सपाट होता है। और छोटा पहाड़ को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, छोटा पहाड़ को पठार कहा जाता है। तो लिखना है कि आसपास के सबसे ऊपरी भाग को है ना पठार कहते हैं, और पठार सपाट होते हैं। पठार क्या होते हैं, सपाट होते हैं। सपाट का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला भाग क्या होता है, बराबर होता है। ऊपर वाला भाग क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब यहाँ पर एक लाइन याद करने वाली बात है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं, है ना। जान रहे हैं हम लोग मिट्टी के अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बहुत यूनिक प्रश्न जो है दिया गया है। सबसे पहले पूछ रहा है कि मिट्टी का निर्माण जो है कैसे हुआ। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी का निर्माण तुरंत नहीं हो जाता है। मिट्टी का निर्माण हजारों साल लग जाते हैं इसमें, है ना, तैयार होने में। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में सबसे पहले बताना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी के निर्माण में क्या लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण में। अब देखिए चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टान जो है चट्टानों के टूटने और फूटने, है ना, तथा जैव एवं अजैव पदार्थ को, जैव पता है सजीव पदार्थ, अजैव पता है निर्जीव पदार्थ। अजैव हो गया निर्जीव, अजैव हो गया सजीव। तो यहाँ पर लिखा गया है कि टूटने फूटने तथा जैव एवं अजैव पदार्थ को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अपघटित होने से मिट्टी का निर्माण होता है। अपघटित होने से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है अपघटित होने से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें कि मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं और चट्टानों के टूटने फूटने तथा जैविक अजैविक पदार्थों को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अपघटित, अपघटित मतलब क्या हो जाता है, अपघटित है ना होने से मिट्टी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अपघटित मतलब होता है अति विभाजित हो जाना, क्या होता है, विभाजित हो जाना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये एकदम पूरा मेन पॉइंट लिख दिए। यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट लिख दिए, लिखे है कि पृथ्वी को फटने से जो ज्वाला उत्पन्न होता है, या पृथ्वी के फटने से जो ज्वाला उत्पन्न हुआ, पृथ्वी जब फटा ज्वाला उत्पन्न हुआ, ज्वाला से क्या निकला, है ना, ज्वाला से जो है देखिए पहाड़ के रूप जो है धारण कर लिया। देखिए
पृथ्वी से जो ज्वाला उत्पन्न हुआ उतना लहलहाते हुए ज्वाला जो उत्पन्न हुआ, तो ज्वाला जो है किस प्रकार से जो है एक पहाड़ का जो है रूप ले लिया। ज्वाला जो उठा तो एक पहाड़ का रूप ले लिया तब कस के, और उस पर जब पानी पड़ा तो वो पहाड़ धीरे धीरे क्या हुआ, सिकुड़ गया। क्या हुआ, सिकुड़ गया। और सिकुड़ने के बाद जो है उस तरीका से जो है फिर कंकड़ बालू बनने के बाद है ना, बहुत सड़ने गलने के बाद जो है मिट्टी का निर्माण होता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये कैसे निर्माण हुआ। जो पृथ्वी को है ना, पृथ्वी को फटने से जो ज्वाला उत्पन्न हुआ वो पहाड़ का रूप धारण कर लिया। पहाड़ का क्या किया, तो पहाड़ का रूप धारण कर लिया, है ना। और पहाड़ सूर्य की गर्मी से, है ना, सूर्य की गर्मी से क्या किया, तपना शुरू कर दिया। देखिए सूर्य की गर्मी से पहाड़ क्या, पहाड़ जो है इस प्रकार से पहाड़ है, तो पहाड़ सूर्य की गर्मी से क्या हुआ, तपना शुरू कर दिया, यानी हीट होना शुरू कर दिया। फिर है ना, हीट होना शुरू कर दिया तो हीट से ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। हीट से क्या हुआ, सिकुड़ गया। ठीक है। फिर जब बारिश हुआ तो पहाड़ सिकुड़ने लगा और पहाड़ का जो है चट्टान टूटने लगा। ठीक नहीं, टूटने लगा। फिर टूट कर क्या किया, पहाड़ का चट्टान जो टूटने लगा फिर टूट कर क्या बना, तो बालू बना। और जब है ना बालू सड़ गल गया तो किस चीज का, तो मिट्टी का निर्माण हो गया। बालू जो है सड़ गल गया तो मिट्टी का निर्माण हो गया। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है मिट्टी का निर्माण हुआ। सबसे पहले ज्वाला जो है उत्पन्न हुआ। ज्वाला उत्पन्न होने के बाद जैसे ही पहाड़ का जो है पहाड़ का रूप धारण कर लिया, और पहाड़ का रूप धारण कर लिया तो बारिश हुआ तो उसके जो है आकार छोटा होने लगा, सट गया। और उसके बाद जो है टूटने फूटने के बाद छोटे छोटे चट्टानों में, बड़े बड़े चट्टानों में उसके बाद बालू का निर्माण कर लिया। और बालू के निर्माण करने के बाद जो है बालू सड़ने गलने लगा, उसके बाद मिट्टी का निर्माण हो गया। समझे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बताना है, क्या बताना है, यूनिक चीज है। चलिए अब क्या लिखा हुआ है कि मिट्टी के निर्माण में, है ना, मिट्टी के निर्माण में, है ना, मिट्टी के निर्माण के कारणों को क्या करिए, लिखिए। मिट्टी के निर्माण जो हुआ उनके कारणों को लिखिए, उनका कारण को लिखिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कारण है कि चट्टानों को टूटने से, है ना, चट्टानों की कुछ चट्टानों के टूटने से हुआ, पहला कारण। दूसरा क्या लिखेंगे, तापमान बढ़ने से। दूसरा क्या लिखेंगे, तापमान बढ़ने से। तीसरा लिखेंगे जलवायु होने से। जलवायु होने से, है ना, जलवायु मतलब प्रदूषण हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दाब बढ़ने से, है ना, टेम्परेचर जो है बढ़ने से, दाब बढ़ने से, जलवायु होने से, तापमान बढ़ने से और चट्टान के टूटने से। और इसके बाद है समय अधिक लगने से, क्योंकि निर्माण में समय भी अधिक लगा। निर्माण में जो है समय भी अधिक लगा है मिट्टी का निर्माण में। इस प्रकार से हम पांच जो है निर्माण के कारणों को लिखे। चलिए इसके बाद क्या है, अब देखिए यह तो बहुत अच्छा चीज है कि भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सिलेबस के अनुसार, 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार इसमें 6 प्रकार की मिट्टियां पढ़ना है। तो यहाँ 6 प्रकार की मिट्टी बताएंगे विस्तार से, और 2 प्रकार की जो मिट्टी है वो
इस तरीका से बताएंगे, नॉलेज के लिए बताएंगे कि आगे चलकर भी आपको काम आए। तो यहाँ पर जो है भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 के बारे में बताएंगे सिलेबस के माध्यम से। 6 आप जो है बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा। पहला देखिए है, पहला जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो है जलोढ़ मिट्टी, यही तो सबसे ज्यादा मिट्टी है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं दोमट मिट्टी। अगर कोई पूछे दोमट मिट्टी किसे कहते हैं तो आप जलोढ़ मिट्टी का ही उदाहरण दीजिएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी एक ही चीज हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है दूसरा नंबर में है काली मिट्टी। दूसरा नंबर में क्या है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का नाम है रेगुड़ मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। ये याद रखिएगा, एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। लाल मिट्टी को क्या कह सकते हैं? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, है ना, या कह सकते हैं लाल मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो पीली मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में लेटराइट मिट्टी, है ना, लेटराइट मिट्टी। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद है पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। यहाँ तक हम लोग को देखिए पढ़ना है। ये वाला देखिए विशेष करके, जैसे अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कह सकते हैं। अम्लीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना दलदल युक्त मिट्टी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है दलदल युक्त मिट्टी। तो यहाँ पर मिट्टी जो है, मिट्टी टोटल 8 प्रकार के हैं। मिट्टी टोटल कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। अब सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। सबसे पहला मिट्टी कौन सा? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। एलुवियल सॉइल इसको कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोमट मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोमट मिट्टी है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बारीकी से जो है मेन पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखा हुआ है जो देखिए, मेन पॉइंट जो भी लिखा गया है जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि नदी या जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पहला डेफिनेशन कि जल के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, है ना। जल के द्वारा जो बहकर आई है मिट्टी उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। या नदी के द्वारा बहकर आया उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानिए। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में मेन पॉइंट जानिए कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा है भारत में मिट्टी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है? जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग भूरा होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है? उसके बाद कर रहा है कि भारत में यह मिट्टी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। भारत में यह मिट्टी लगभग जो है 15 लाख किलो वर्ग मीटर में पाए जाते हैं। और भारत में यह मिट्टी लगभग जो है 43.4% भी पाए जाते हैं। 43.4% जो है भारत में कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी में सब कुछ उपज सकता है, इसीलिए इसे उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख फसल कौन कौन सा होते हैं? जैसे चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, मक्का देखिए विशेष करके होता है। जलोढ़ मिट्टी में मक्का जो होता है वो विशेष करके मक्का जो है होता है। ठीक है,
उसके बाद गन्ना भी होता है, केतारी जिसको कहते हैं, इत्यादि और भी जलोढ़ मिट्टी में जो है सब कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है कहाँ कहाँ है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आप कहिएगा कि जलोढ़ मिट्टी पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, इत्यादि राज्यों में है ना जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे जो दिया गया है, आगे जो है कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। मुख्य चीज, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसका नाम है खादर और दूसरा जिसका नाम है बांगर, है ना। खादर और बांगर दो प्रकार के जो है जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अब पहला आप विस्तार से समझिए, नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, है ना। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। इनमें उपजाऊ ज्यादा होता है, इनमें उपजाऊ ज्यादा होता है। याद रखिएगा कि नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। अच्छा, बांगर में बताइए क्या होता है, तो कहिएगा कि इसमें जो होता है सर ये उपजाऊ बहुत क्या होता है, कम होता है। इसमें उपजाऊ क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसमें उपजाऊ ज्यादा होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे बेहतरीन चीज जो है यहाँ लिखे है, क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए कि बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती है ना। बांगर क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर क्या मिलता है, तो बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती है, जिसे कंकड़ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जिसे कंकड़ कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, कंकड़ किसे कहते हैं, याद रखिएगा। पहला मिट्टी हो गया, अब हम लोग दूसरा मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा मिट्टी के बारे में, चलिए अब दूसरा मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दूसरा मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। याद हुआ। अब काली मिट्टी के बारे में विस्तार से हम लोग पॉइंट देकर पढ़ेंगे कि आखिर काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी क्या है। तो याद रखेंगे, पहला लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। पहला लाइन ये हो गया कि काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है, रेगुर मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि काली मिट्टी का रंग कैसा है ना, काली मिट्टी का रंग काला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो आप लिखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण है ना काली मिट्टी का रंग काला होता है। किसके कारण, एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण जो होता है। ठीक है, उसके बाद है काली मिट्टी का है ना, काली मिट्टी जो है कपास के खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस समय आएगा तो ये नहीं भूलिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो ये नहीं भूलिएगा, हम पूछेंगे उस समय, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उस समय पूछेंगे कि बताइए कि काली मिट्टी, काली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा खेती जो है इस कौन अच्छा माना जाता है, तो बोलिएगा कि कपास के,
है ना, कपास की खेती जो है काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है जल का अवशोषण करता है। काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जल का क्या करता है, अवशोषण करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद है भारत में यह मिट्टी लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यह मिट्टी भारत में। उसके बाद कह रहा है कि काली मिट्टी भारत में लगभग 15% पाए जाते हैं। भारत में लगभग 15% कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी जो है भारत में पाए जाते हैं, कहिएगा जलोढ़ मिट्टी। सर जी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि काली मिट्टी को चिकनी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहा जा सकता है। काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बालू की मात्रा नहीं होता है। ठीक है ना, जिसमें बालू की मात्रा नहीं होता उसे चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो बालू की मात्रा किसमें नहीं होता है, तो काली मिट्टी में नहीं होता है। ठीक है, काली मिट्टी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र तथा है ना गुजरात, है ना, काली मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र तथा क्या है, महाराष्ट्र तथा गुजरात, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में जो है यह जो है क्या पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ याद रखिएगा, पहले महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में ये जो है मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, चलिए अब जो है तीसरा प्रकार जो हम कह सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रकार है तीसरा, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल किसे कहते हैं और येलो सॉइल किसे कहते हैं। यानी लाल मिट्टी को आप पीला मिट्टी भी कह सकते हैं। अब इसका पॉइंट हम लोग जानते हैं, पहले लिखेंगे कि लाल मिट्टी का रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे लाल मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। लाल मिट्टी में क्या, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज जो है जैसे कि बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, रागी हो गया इत्यादि, ये सब मोटा मोटा अनाज है। ठीक है, तो यह सब जो है अनाज जो है लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, लाल मिट्टी में लोहांश की मात्रा ज्यादा होता है। लाल मिट्टी में लोहांश की मात्रा ज्यादा होता है। लोहांश का मतलब क्या है, लोहे का जिसमें अंश हो उसे लोहांश कहते हैं। लोहे का जिसमें अंश हो उसे क्या कहते हैं, लोहांश कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लाल मिट्टी में लोहांश की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कर रहा है कि लाल मिट्टी का विस्तार जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है लाल मिट्टी का विस्तार क्या क्या है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि में ये जो है लाल मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में लाल मिट्टी लगभग जो है 18.6% जो है पाए जाते हैं। उसके बाद है कि भारत में यह मिट्टी लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में यह मिट्टी क्या है, फैली हुई है। तो यह भी बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है लेटेराइट मिट्टी। अब हम लोग चौथा नंबर में जो पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है ना, चलिए तो लेटेराइट मिट्टी, अब देखिए लेटेराइट मिट्टी
जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुआ है, लेटर शब्द से, इसका है ना, लेटर शब्द से हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है, लेटराइट जो है, लेटराइट मिट्टी का रंग हल्का लाल होता है। किसके कारण हल्का लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है ना। लेटराइट मिट्टी का हल्का जो है रंग, है ना, हल्का रंग कैसा होता है? तो हल्का जो है लाल होता है। वह किसके कारण होता है? यह मेन है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब इसके बाद है कि लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है वो कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, है ना, की पहाड़ियों में देखने को यह जो है लेटराइट मिलती है। ठीक है। और भी देखिए लेटराइट के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या लिखा हुआ है कि लेटराइट मिट्टी में चाय, मसाले तथा काजू की खेती होती है। लेटराइट मिट्टी में क्या चीज की खेती होती है? तो चाय का होती है खेती, काजू का होती है खेती, याद रखिएगा। ठीक है। जब खाद्य पानी की व्यवस्था रहेगा तभी यह खेती हो सकती है। लेटराइट मिट्टी में जब खाद्य और पानी की व्यवस्था रहेगा तभी यह जो है फसल होगा, नहीं तो यह भी फसल नहीं हो पाएगा। ठीक है। भारत में यह मिट्टी जो है 1.26 जो है लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यानी 3.7% है ना, 7% पे क्या है? फैली हुई है। ठीक है। पांचवा नंबर कह रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी, डिसर्ट सॉइल, है ना, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जानिए। पांचवा नंबर जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसके बारे में विस्तार से हम लोग पॉइंट देकर पढ़ेंगे, पॉइंट देकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि इसका रंग हल्का भूरा होता है ना, समझे? यह मिट्टी का रंग क्या होता है? तो यह मिट्टी का रंग होता है हल्का भूरा। कौन सा मिट्टी? तो मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी का रंग हल्का क्या होता है? भूरा होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इस मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेतीली मिट्टी, है ना, रेतीली मिट्टी। ठीक है। कह रहा है कि इस मिट्टी में केवल पेड़ उगाए जाते हैं। यह मिट्टी में केवल क्या? तो केवल पेड़ उगाए जाते हैं। और इसमें कह रहा है अगर खाद्य पानी देंगे, अगर खाद्य पानी देंगे तो मोटा अनाज हो जाएगा, जैसे काजू हो गया, है ना, काजू भी हो सकता है। कब? जब खाद्य पदार्थ जो है खाद्य और पानी की व्यवस्था करेंगे तब इसमें जो है काजू की खेती कर सकते हैं। ठीक है। और भी यह मिट्टी के बारे में क्या बता रहा है? यह मिट्टी के बारे में और भी विस्तार से हम लोग जानते हैं। लिखा गया है कि भारत में यह मिट्टी लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है जो पढ़िए, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में जो है यह पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद छठा नंबर जो हम लोग का है, बस 6 नंबर तक ही हम लोग को पढ़ना है, आगे विशेष जानकारी हम देंगे। छठा नंबर क्या कर रहा है? पर्वतीय मिट्टी, है ना, इंग्लिश में कहते हैं हिल सॉइल। पर्वतीय मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिल सॉइल कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि इस प्रकार की मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी केवल पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार की मिट्टी जो है केवल पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी के बारे में हम लोग जो है पर्वतीय मिट्टी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट यहाँ भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि इस मिट्टी का विस्तार लगभग जो है
2.85 जो है लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है इस मिट्टी का जो है फैलाव, इस मिट्टी का फैलाव जो है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इस मिट्टी का फैलाव जो है कश्मीर से लेकर कहां, अरुणाचल प्रदेश तक इस मिट्टी का जो है फैलाव है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ जो है विशेष जानकारी के लिए, यहाँ पर जो है विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर सातवां जो है सातवां बताया जा रहा है, जो कि इसमें अभी थोड़ा सा कमी पड़ना है। तो यहाँ पर ही अम्लीय और क्षारीय, याद रखिएगा सातवां मिट्टी कौन सा है, अम्लीय और क्षारीय। तो सबसे पहले जानेंगे मेन पॉइंट में क्या है कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो, जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्लीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्षारीय कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, है ना, 7 से क्या हो, 7 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्षारीय कहते हैं। और 7 से कम हो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। मान के चलिए ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल में यहाँ जो है 7 होता है, 7 को कहते हैं उदासीन, 7 को कहते हैं उदासीन कहते हैं। और इधर यहाँ पर ले लेते हैं तो यह 7 से कम हो जाएगा, तो 7 से कम क्या हो जाएगा, तो 7 से कम अम्लीय हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर जो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। यानी 7 से अधिक जो है क्षारीय हो जाएगा और 7 से जो कम है अम्लीय हो जाएगा। और जिस पर मापी जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन लगता है नहीं होता है, पौधे की वृद्धियां के लिए मोटी, सॉरी, पौधे की वृद्धियां के लिए जो है मिट्टी का जो है पीएच मान 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपका जो है मिट्टी बढ़िया है कि नहीं चेक करने के लिए यहाँ पर दिया गया है 6 से 7.5 तक क्या होना चाहिए, यहाँ इसका पीएच मान होना चाहिए, नहीं तो मिट्टी आपका क्या है, खराब हो गया है, ठीक है। चलिए उसमें उपजाऊ की मात्रा कम हो जाएगी। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, दिया हुआ यदि मिट्टी अम्लीय हो तो खेत में चूने का प्रयोग करना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मान के चलिए कि यदि अम्लीय है ना, यदि अम्लीय है तो उसे चूना का प्रयोग करिए, है ना। और क्या करा, यदि मिट्टी क्षारीय है तो खेतों में क्या, जिप्सम, है ना, जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश है ना, क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश और अम्लीय मिट्टी कहाँ, गुजरात में है। अम्लीय मिट्टी जो है गुजरात में है और यहाँ पर जो है ना क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ, तो क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और अम्लीय मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात में। याद रखिएगा ये वाला भी, ठीक है। अम्लीय मिट्टी जो है मृदा, है ना, चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा है। अम्लीय मिट्टी जो है क्या चीज के लिए फेमस है, तो कहिएगा कि चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है अम्लीय मिट्टी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है, लास्ट आप कह सकते हैं मिट्टी का प्रकार, वो है 8वां। हालांकि ये हाई क्वालिटी की चीज है, ये अगला पढ़ना, ये जानकारी के लिए सिर्फ जो है बता रहे हैं, ठीक है। तो दलदलीय युक्त मिट्टी जो है, इसका पॉइंट देखिए, इसका पॉइंट जो है मेन पॉइंट इसका क्या है इसके बारे में देखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि यह मिट्टी में, है ना, यह मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे भी लिखा हुआ है दलदल, है ना, दलदल यानी पानी की मात्रा जिसमें ज्यादा हो दलदलीय युक्त मिट्टी कहलाती है, ठीक है।
कह रहा है इसमें उपजाऊ की मात्रा बहुत कम होगा। सही बात है, जिसमें दलदल होगा उसमें उपजाऊ की मात्रा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, तो कम होगा, इसमें उपजाऊ की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि यह मिट्टी जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण और है ना, बिहार के पश्चिम चंपारण और उत्तर चंपारण के भाग में पाए जाते हैं। यानी पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग में जो है यह जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 8 प्रकार के जो है मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं इस चैप्टर में। और भी देखिए अब इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया है, जो देखिए करा कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। भारत में कुल भूमि का मात्र 54% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। मात्र 54% भूमि जो है कृषि योग्य है। बताइए कितना दिक्कत वाली बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है पंजाब और हरियाणा में कुल जो है भूमि लगभग 80% भाग जो है वो खेती करने लायक है। 80% में जो है हरियाणा के लोग और पंजाब के लोग जो है खेती कर रहे हैं, लेकिन भारत में टोटल 54% है। बताइए कितना कम। इसके बाद जो है इसके बाद जो कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो भी पढ़ते हैं। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार में 10% से भी कम क्षेत्र में कुछ होता है खेती होता है। यहाँ तो 10% है, 10% से भी कम जो है यहाँ खेती होते हैं, मैंने नाम मात्रा की। बताइए पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए कम से कम कुल क्षेत्र का 33% भूमि जो है वन का विस्तार होना चाहिए। पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए कम से कम 33% जो है वन होना चाहिए। ठीक है ना, वन होने की आवश्यकता है। वन का विस्तार बढ़ाने के लिए है ना 1952 में राष्ट्रीय वन भी बनाया गया था, है ना, लेकिन आज जो है वन का विस्तार मात्र कितना है? 20% है। सोचिए आज जो है वन का विस्तार कितना है? 20% है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिए। चलिए तो मृदा जो है अपवर्दन जो है अपरदन किसे कहते हैं? चलिए अपराधन माने होता है कटाव। क्या होता है? कटाव जो होता है। तो इसका आंसर अब किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? देखिए कह रहा है कि भूमि की ऊपरी सतह, भूमि का जो है ऊपरी सतह जो है क्या कर रहा है कि पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह जो है चली जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन का, है ना, या मिट्टी का इसका कटाव भी कर सकते हैं। इसे मिट्टी कटाव भी कर सकते हैं या मृदा अपरदन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है? चली जाती है। ठीक है, इतना बढ़िया आंसर है जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। बस इतना याद रखें। चलिए अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपवर्तन से होने वाली हानियों और कारण को लिखें। मृदा अपवर्तन से होने वाली हानियों और कारणों को क्या करिए? लिखिए। तो याद रखेंगे कि बाढ़ और आंधियों का आना, सबसे पहला जो है बाढ़ एवं आंधियों का आना। ठीक है ना, सबसे पहले कह रहा है कि मृदा अपरदन, है ना, से होने वाली हानियों के कारण, उसका जो है हानि का कारण जो है लिखिए। तो पहला लिखिएगा कि बाढ़ और आंधियों का आने का कारण पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर क्या हुआ कि पेड़ पौधे को अधिक पशुओं द्वारा चरना।
पेड़ पौधा जो है बहुत सारा पशु जो है उसको चढ़ लेगा तो ये भी नुकसान है ना। उसके बाद कह रहा है कि वनों में आग लगना, अगर मान के चलो पेड़ पौधे जंगलों में आग लग जाएगा तो ये भी एक गलत काम हुआ, ठीक है। कृषि रोक है ना, कृषि करने के लिए वैज्ञानिक तरीके ना खोजना। कृषि हम लोग कृषि जो करते हैं, भारत के जो लोग हैं जो कृषि करते हैं तो वो लगभग जो है मान के चलिए कि बिहारी लोग में जो बने कि पहले से जो आया गया है, पहले से जो नियम बनाया गया उस नियम के दौरान ही वो कृषि करते हैं, दिमाग नहीं लगाते, वो नया टेक्नोलॉजी नहीं लगाते। अगर टेक्नोलॉजी नया नया नहीं लगाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे, है ना। जो आधुनिक चीज चल रहा है उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ही है ना क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आप जो है मृदा अपरदन है ना को रोकने का उपाय जो है बताइए, उसके कटाव को है ना, मिट्टी कटाव को रोकने का उपाय बताइए, ठीक है। तो मिट्टी कटाव को रोकने का उपाय है कि मजबूत जो है ना मेड बंदी बनाइए, माने मजबूत आरी बनाइए। जो यहाँ पर इधर खेत है, इधर खेत है, ये जो आरी है उसको क्या बनाइए, मजबूत बनाइए, ठीक है। तो आप जो है कटाव से रुकेंगे। क्या करें उसके बाद, भूमि को समतल रखना चाहिए। भूमि को कैसा रखना चाहिए, समतल रखना चाहिए। नहीं समतल रहेगा तो उधर से काट कर लाएगा उधर देगा, उधर से काट कर लाएगा उधर देगा। तो भूमि को कैसा रहना चाहिए, समतल रहना चाहिए, ठीक है। अधिक मात्रा में क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और घास जो है अधिक लगाना चाहिए। घास और पेड़ अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि भू संरक्षण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि भू संरक्षण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि मिट्टी को है ना, मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने से बचने के लिए जो भी कदम या जो भी उपाय किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भू संरक्षण कहते हैं, है ना। एक बार और थोड़ा सा पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो है ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित यानी पहुंचाने का जो काम हो रहा है ना, स्थानांतरित होने के कारण होने से बचने के लिए जो भी इसका जो है उपाय उठाया गया या कदम उठाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, भू संरक्षण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, भू संरक्षण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी को थोड़ा थोड़ा जो है काट कर टेढ़ी मेढ़ी कृषि किया जाता है, उसे समुच्चय कृषि कहते हैं। क्या कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है थोड़ा थोड़ा मिट्टी काट कूट कर इधर उधर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि कहते हैं, है ना। जिसका टेढ़ी मेढ़ी जो है कृषि किया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये है कि पवन अपवर्दन है ना, कटाव वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन से नियमित का उपयोग है ना, उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ये उत्तर में क्या लिखेंगे कि फसल वाले खेतों में, किस वाले खेतों में, तो याद रखिएगा कि फसल वाले खेतों में है ना, बगल में घास का मोटा मोटा पट्टी लगते हैं है ना, लगाते हैं, उसी को है ना पवन अपवर्दन है ना क्षेत्र कहा जाता है, यानी कटाव क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन प्रश्न और है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा
कि भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और कहाँ मिट्टी की जो है क्या विशेषता इसमें, यह बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बताएंगे किस प्रकार से। उत्तर में लिखेंगे कि नदियों द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई गई है, नदियों द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई गई है ना, इसे किसी खेतों में जमा कर दिया गया है, उसे नदी डेल्टा के नामों से जानते हैं। नदियों द्वारा जो बहकर मिट्टी आता है ना, उसी को नदी डेल्टा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इसमें मुख्यतः उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र में विकास हुआ है और ज्यादा कहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न यह है, यह भी प्रश्न काफी जो है चर्चित है। यह प्रश्न क्या कहता है जो सुनिए, कह रहा है कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। तुरंत याद हो जाएगा, बहुत हौला प्रश्न है कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक ही भूभाग पर फसलों को बदल बदल कर लगाना फसल चक्रण कहलाता है। एक ही जमीन पर बदल बदल कर अगर कोई चीज रोपते हैं तो उसे फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, तो बदल बदल कर लगाना क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, जिसमें मिट्टी पुनः जो है उपजाऊ बन जाती है और मिट्टी को है ना बार बार फसल जो है बदलकर रोपना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपवर्तन में इसकी जो है क्या भूमिका है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, याद रखेंगे कि मिट्टी में जल का मात्रा बढ़ना ही, मिट्टी में जल का मात्रा बढ़ना ही है ना जल क्रांतता कहलाता है। और बार बार एक ही जगह जो है पानी देने से उसका उर्वरक शक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण फसल जो है सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया। यह चैप्टर जो है, यह चैप्टर खत्म होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया। तो चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है सही से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप टिक मारिए। क्या कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का उपयुक्त है, काली मिट्टी का कपास के लिए, बताए थे अभी कि कपास के लिए उपयुक्त क्या है, काली मिट्टी है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, इसके बारे में कह रहा है बताइए। तो याद रखेंगे कि किसमें है, उत्तराखंड में है। किसमें है, उत्तराखंड में, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो है रासायनिक कौन है, तो एंड्रियन है। क्या है, एंड्रियन। ठीक है, चलिए उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
पांचवा नंबर बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है ना, याद रखिएगा बी नंबर अधिक सिंचाई है, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। आंख बंद करके मारिएगा, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है और सबसे ज्यादा मिट्टी है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि का मूल्यांकन किस है ना, भूमि का मूल्यांकन जो है उसके किस गुण से निर्धारित होता है, इसके बारे में तो याद रखिएगा उत्पादकता के आधार पर जो है होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 9 नंबर का रहा है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा उपजाऊ जो है जलोढ़ मिट्टी होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होता है। आगे कह रहा है कि रंग के आधार पर इनमें से कौन सा मिट्टी का जो है एक वर्ग नहीं है, तो पीली मिट्टी है, हरी मिट्टी नहीं है। हरी मिट्टी जो है ये मिट्टी का वर्ग नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, याद रखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा झारखंड, झारखंड में नहीं पाई जाती है जैविक मिट्टी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर रहा है कि केरल, कितना बढ़िया कह रहा है कि केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है। याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी, है ना, लेटराइट मिट्टी जो है केरल में, है ना, इसकी प्रधानता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है ना, किस राज्य में सीढ़ी नुमा जो है खेती प्रचलित है। किस राज्य में सीढ़ी नुमा जो है खेती की जाती है, याद रखिएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है याद रखिएगा, अगला प्रश्न 14 नंबर का रहा है कि 10 है ना, सॉरी, कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के है ना वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। याद रखिएगा कितनी होती है, 2 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर, कह रहा है कि सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत जो है किस राज्य में मिलता है। सबसे ज्यादा जो है व्यर्थ भूमि जो है किसमें मिलता है, तो कौन सा राज्य, याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर में मिलता है। किसमें, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। याद हो गया कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न जो है याद रखिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि किस मिट्टी में लोहे, है ना, लोहांश का, है ना, किस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड मिला, है ना, करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में लोहांश वर्ग होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कि पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी मिट्टी को
बांगर मिट्टी कहा जाता है, और नई मिट्टी को क्या कहा जाता है आप बताइए। नई मिट्टी को क्या कहा जाता है आप बताइए जल्दी। ठीक है, खादर और बांगर पढ़ा है तो दो चीज याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न करा, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है। अखरोटी मिट्टी जो है, अखरोटी मिट्टी जो है किसे कहा जाता है। याद रखिएगा कि भूरी मिट्टी को अखरोटी मिट्टी कहा जाता है। भूरी मिट्टी को क्या कहा जाता है, अखरोटी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर है ना, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, बी नंबर पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है याद रखिएगा, अगला प्रश्न याद रखिएगा। चलिए, तो काली मिट्टी का रंग जो है काला क्यों होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण जो काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है, इनमें से जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल जो है कौन सा है। जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल जो है कौन सा है। याद रखिएगा कि प्रमुख फसल जो है मक्का सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बताइए, पंजाब और हरियाणा के है ना, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत जो है भूमि जो है इस पर फसल उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा बताइए, पंजाब और हरियाणा कौन सा होगा। याद रखिए 80% होगा। 80% जो है पंजाब और हरियाणा जो है होगा। अब भारत के बारे में बताइए, भारत की कितनी भूमि पर जो है कृषि की जाती है। तो याद रखिएगा ए नंबर होगा 48 पॉइंट जो है 83 प्रतिशत जो है किया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है, याद रखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो याद रखिएगा 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 8 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि भूमिह्रास रोकने के कारण का उपाय जो है किया जा सकता है। इसका उपाय कैसे किया जा सकता है। तो उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़े करने देना है ना। जलमग्न जो है भूमि का जो है उत्तरदार करना है, और पहाड़ भागों में, पहाड़ी भागों में क्या सीढ़ीनुमा खेती करना है। यानी इसमें से सभी लग रहा है, तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जो है इतना ही रहने देते हैं। अब इसका जो है एक बार और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया जाएगा, और यह जो है चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए कि यह जो है चैप्टर कैसा लगा। एक ही वीडियो में सारा आपको है ना प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहले स्पीड में जो है इसका स्क्रीनशॉट हम जो है करवा देते हैं जहां से पढ़ना है।
चलिए, तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। इसके अगला चैप्टर जो है फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।